वेलकम, हेलो एंड वेलकम टू द क्लास में। सो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर चालू करने जा रहे हैं। दिस इज़ मैक्स वेबर। ठीक है, डर्कहाइम हमने पढ़ लिया था एंड कार्ल मार्क्स हमने पढ़ लिया था। तो आज हम वेबर चालू करेंगे। तो थोड़ा बहुत वेबर की बायोग्राफी देख लेते हैं कि उनकी अर्ली लाइफ में क्या था और कैसे उन्होंने इतनी बड़ी रिसर्च और ये सारी चीज़ें करी। बिकॉज ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड। वो अपने मतलब उनकी जो चाइल्डहुड से लेके अपने जो यूथ स्टेज तक रहता है, उनकी जो अपब्रिंगिंग रहती है, उसमें ही सारी चीज़ें एक बड़े आइडिया जो है उसमें कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा। तो बेसिकली जो कार्ल मैक्स वेबर थे, उनका जो जन्म हुआ वो अप्रैल 21 1864 में हुआ जर्मनी में। ठीक है, ये एक मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर थे। इनके फादर जो थे ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिशियंस थे। ठीक है, इनकी मदर जो थी वो एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, मतलब डिवोर्स कैल्विनिस्ट थी। ठीक है, और एथेस्टिक और रिलीजियस लाइफ में मतलब सादगीपूर्ण जीवन जीती थी और सादगीपूर्ण और रिलीजियस जीवन अपना जीती थी। अब इनके बीच में क्या था, इनके फादर और मदर के बीच में कुछ आपस में मतभेद चलते थे। ठीक है, कुछ मैरिटल टेंशन्स चलती थी शादी के में। ठीक है, तो वो क्या होता था, उससे ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते थे और वेबर की साइकोलॉजी और जो फिजिकोलॉजी है, उनकी जो सोचने की क्षमता है, उस चीज़ से काफ़ी कहीं ना कहीं उस पर जो है प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब उनका कुछ अब जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन दोनों के बीच में, मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उनके फादर और मदर के बीच में, तो आपको देखने मिलेगा कि वेबर जो है उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वेबर वॉज फोकस टू चूज़ बिटवीन हिज पेरेंट्स अपोजिंग लाइफ स्टाइल। ठीक है, उनकी अपोजिंग लाइफ स्टाइल में चुनने हुए जीवन शैली को जो है उन्हें चुननी पड़ी। ठीक है, कहीं कहीं तो वो अपने फादर को फॉलो करते थे, कहीं अपनी मदर्स की वैल्यू को फॉलो करते। तो स्टार्टिंग में उन्होंने अपने फादर का ओरिएंटेशन, जो फादर जिसमें बिलीव करते थे, उस चीज़ पर ध्यान दिया। उसके बाद उनका शिफ्ट उनकी मदर के पास चला गया। ठीक है, तो फिर इनर कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिवली अफेक्ट इज साइकी थ्रू आउट इज लाइफ। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उनके जो सोचने की जो साइकोलॉजी थी वो काफ़ी थ्रू आउट जो है इम्पैक्ट रही और नेगेटिव रही। फिर जब उनकी अगर एजुकेशन की बात करें तो 18th एज में वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेडलबर्ग में, ठीक है, उन्होंने दाखिला लिया। और वो काफ़ी शाय और सोशली अंडर डेवलप्ड पर्सन थे ड्यू टू हिज फैमिली सरकमस्टेंसेस। ओके, अब इन्होंने अपने फादर की जो है डुअलिटी फ्रेटर्निटी एक ज्वाइन कर ली। एक यूथ का क्लब था जैसे ये नाम था, उसको ज्वाइन कर लिया और काफ़ी सोशली थोड़ा इन्वॉल्व होने लगे जिसमें। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने फादर की तरह ही, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो स्टार्टिंग में अपने फादर्स को ही फॉलो करते थे, तो उन्हीं के आधार पर उन्होंने लॉ भी कंप्लीट करा, क्योंकि ग्रेजुएशन इसमें थी तो उन्होंने भी, मैक्स वेबर ने लॉ करा। फिर लेटर उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में फिर अपनी पीएचडी कंप्लीट करी और लॉयर बन गए और लेक्चर भी बन गए। फिर उनका जो दिलचस्पी रही वो कहीं और आगे शिफ्ट हो गई, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशोलॉजी में भी इनकी दिलचस्पी आगे बढ़ी, ना कि अब लॉ में रह गई। उसके बाद क्या होता है, इनकी वर्किंग हैबिट्स और लाइफ स्टाइल भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती है, जो इनकी अपब्रिंगिंग रही। तो ये स्टार्टिंग में जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, अपने फादर पर डिपेंडेंट थे, फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे अपने फादर पे। फिर उसके बाद जब मैंने आपको बताया कि लेटर फादर की जो जो आइडियोलॉजी थी उस पर बिलीव करते थे, देन ही शिफ्टेड टू हिज मदर्स आइडियोलॉजी। जैसे मदर बिलीव करती थी वो वैसा ही करने लगे। तो उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे माता की संयम जीवन शैली अपनाई उन्होंने। अत्यंत अनुशासित और कर्मठ दिनचर्या को घड़ी के हिसाब से बांटते थे, मतलब कि मुझे 5 बजे सुबह उठना है, ठीक है, उसके बाद ये करना है, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगा, देन मेरे वर्किंग आवर्स ये रहेंगे। तो इस हिसाब से मतलब जो भी टाइम प्रॉपर डिसाइडेड था, प्रॉपर डिसिप्लिन में ये आगे रहने लगे। फिर करियर इन साइकोलॉजी प्रोफेसर बने इकोनॉमिक्स से, जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की थी हेडलबर्ग में। फिर अब इसमें होता क्या है, 1897 में इनके अपने फादर के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं और उनके फादर की उसके टाइम मृत्यु हो जाती है। तो इनका काफ़ी ज़्यादा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है, किसका, मैक्स वेबर का। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब जैसे ही ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है कि ये अपने 7-8 साल के लिए ना, 6-7 साल के लिए टोटली कोलैप्स हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते। फिर धीरे धीरे ये एकेडमिक्स में अपना जो है अपने आप को रिटर्न करते हैं और उसके बाद आगे की प्रोसेस इनकी बढ़ती है फ्यूचर वर्क्स की। ठीक है, फिर इन्हें 1904 में 1905 में एक पब्लिश करी द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, इस नाम को प्रकाशित है, जिसमें धर्म विशेषकर कैल्विनिज्म और पूंजीवाद के विकास के बीच का संबंध बताया। मतलब उसमें ये बताया कि मॉडर्न कैपिटलिज्म में कैसे ये तो कैल्विनिज्म और जो कैपिटलिस्ट हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फिर उन्हें कुछ रिलीजन्स भी पढ़े, जैसे कि चाइना में, इंडिया का जुडाइज्म, ठीक है, यहूदियों वाला, ठीक है, ये सारे धर्म इन्होंने पढ़े। फिर इनका एक फाइनल वर्क आता है इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, जो कि इनके मरने के बाद जो है क्या होता है, पब्लिश होता है, बट ये अनफिनिश्ड रह जाता है। फिर बाद की अगर मैं लाइव बात करूँ तो ही वॉज द फाउंड जर्मन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी इन्होंने फाउंड करी एंड ही वॉज द इंटेलेक्चुअल हब थिंकर लाइक। मतलब इनके घर में ही, इसको घर पे ही इंटेलेक्ट हब बन जाता है, जहाँ पे बहुत सारे मतलब जो थिंकर्स होते हैं वो आके डिस्कस करते हैं चीज़ें। और उन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल एसेज और और या निबंध वगैरह इन पर लिख कर और कॉन्टेम्प्रेरी इशूज़ से ये जुड़े रहते थे। तो आपने देखा कि इनकी लाइफ कैसे चलती हुई आ रही है। अब इनकी मृत्यु जो हुई वो 14 जून 1920 में हुई और वो बहुत ज़्यादा किससे, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीतिक क्षेत्र में गहरा प्रभाव डाला था, छोड़ दिया था इन्होंने, मतलब ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंशियल और बहुत ही रिमेम्बरेबल काम करा। अब उनकी जो इस लाइफ एंड वर्क रिफ्लेक्ट
टेंशन बिटवीन रेशनल ब्यूरोक्रेसी जो जिसमें फादर इन्वॉल्व थे और रिलीजियस एथिकल आइडियलिज्म मदर जिससे इन्फ्लुएंस थी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनके फादर और मदर में दोनों में आपस में नहीं पड़ती थी और दोनों के विचार बिल्कुल डिफरेंट थे। तो इसका इन्फ्लुएंस मैक्स वेबर पे पड़ा और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये जो थे ये ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिशियन थे और इनकी देख काफ़ी रिलीजियस और डिसिप्लिन में रहती थी। ठीक है, अब इन यही बस इन दोनों ने इनकी फ़िलासफ़ी इनकी यूज़ करी, जैसे रेशनल ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही पे और साथ ही साथ रिलीजियस माता की धार्मिक नैतिक सोच के बीच में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और यही इनकी आइडियोलॉजी में भी देखने को मिलेगा, कैसे जैसे कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसमें भी आपको ये रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा और इनकी जो भी इन्होंने थ्योरीज या कॉन्सेप्ट दिए वो आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे मैक्स वेबर फाउंडर ऑफ द मॉडर्न सोशियोलॉजी, ये कैसे, मतलब आप मैंने आपको ये भी बताया था जो इससे पहले पढ़े थे हमने लेक्चर के, ये डर्कहाइम वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न सोशियोलॉजी और कार्ल मार्क्स वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ सी स्पेसिफिकली हम डर्कहाइम को ही कहते हैं फाउंडर ऑफ द मॉडर्न सोशियोलॉजी, बट इनका कहीं ना कुछ बहुत बड़ा मतलब इन्वॉल्वमेंट रहा है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन रहा है मॉडर्न सोशियोलॉजी को, किसको, मॉडर्न सोशियोलॉजी को डेवलप करने में। ठीक है, तो इस वजह से इनको भी फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी बोला जाता है, बस स्पेसिफिकली वैसे डर्कहाइम को बोला जाता है, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से इनको बोला जाता है। ठीक है, अब जो हम डर्कहाइम की और बात करते हैं तो मैक्स वेबर की बात करते हैं तो मैक्स वेबर अलोंग विद डर्कहाइम मार्क्स वाज द फाउंडिंग फिगर ऑफ द सोशियोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड ही वॉज द की पॉइनियर ऑफ द इंटरप्रिटेटिव वर्सेटाइल अप्रोच इन सोशियोलॉजी। ठीक है, मैक्स वेबर जो उन्हें व्याख्यात्मक दृष्टिकोण इंटरप्रिटेटिव अप्रोच वर्सेटाइल की नींव रखी। ठीक है, तो ये इनकी जो आइडियोलॉजी थी, जिस कॉन्सेप्ट में ये बिलीव करते थे वो था इंटरप्रिटेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या था, बेसिकली इसमें ये था कि कोई भी अगर इंडिविजुअल है ना, कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, वो एक सर्टेन अपना एक एक्शन कर रहा है और वो एक्शन हम सोसाइटी के थ्रू माध्यम से नहीं देखेंगे, स्पेसिफिकली हम क्या देखेंगे कि जो उसने वो एक्शन करा उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, इन सोसाइटी, बस ये चीज़ है इतनी, मतलब हम जो इंडिविजुअल है वो जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है हम उसको जानेंगे, उसको इंटरप्रिटेट करेंगे कि उसने क्या बोला। जैसे कि डर्कहाइम क्या करते थे, डर्कहाइम बेसिकली सोसाइटी को फोकस करते थे, बट यहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल एक्शंस पे हम देखेंगे। तो लाइक डर्कहाइम ही एक्सप्लोर्ड स्कोप्स एंड नेचर ऑफ द सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो डर्कहाइम की तरह इन्होंने भी क्या करा, आगे किस पे ध्यान दिया कि क्या स्कोप है, क्या नेचर है सोशियोलॉजी का, और उन्होंने पहला डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करा जर्मनी में। ही वॉज ऑफन कॉल्ड एज फादर ऑफ द मॉडर्न सोशियोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया। वही चीज़ है कि वेबर ने जर्मनी में पहला विभाग स्थापित किया और इन्होंने अक्सर आधुनिक समाज के जनक भी कहा जाता है। ठीक है, डर्कहाइम की तरह उन्होंने भी समाज शास्त्र में क्षेत्र और प्राकृतिक पर विचार किया, मतलब इन्होंने बेसिकली यही करा कि जो भी फोकस है, ठीक है, वो स्कोप देखेंगे उसका। ठीक है, साथ ही साथ क्या करा उन्होंने, साथ ही साथ जो भी प्राकृतिक नेचर विचार हैं उनके वो भी देखे इंडिविजुअल के। अब वेबर ने और किन दो चीज़ों पर फोकस करा, वेबर ने फोकस करा कि जो ब्रिज है बिटवीन द किसमें पॉजिटिविज्म और आइडियलिज्म के बीच में। अब ये मैं दोनों चीज़ें आपको समझा चुका हूँ अपने कई डर्कहाइम वाले लेक्चर्स में और कार्ल मार्क्स वाले लेक्चर में, कि पॉजिटिविज्म तो वो होता है कि जहाँ पे आपने साइंटिफिक मेथड के थ्रू सोशियोलॉजी को पढ़ रहे हो। ठीक है, और आइडियलिज्म में हो गया कि आप एक सब्जेक्टिव मीनिंग को, किसी भी आइडिया को, सब्जेक्टिव मीनिंग को, और ठीक है क्या कर रहे हो आप, वो किसी इंडिविजुअल के जो भी इंडिविजुअल है उसके आप एक्शंस को क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। ठीक है, अब वो तो सब्जेक्टिव ही होगा ना जो भी एक्शन होगा, कि वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप, या फिर फॉर एग्जांपल और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी को गुड मॉर्निंग बोला, तो वो आपने गुड मॉर्निंग क्यों बोला, बिकॉज रिस्पॉन्स में भी आपको कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, या फिर आपकी वो हैबिट डेवलप करी गई है स्कूल में। ठीक है, अब लेकिन वहीं दूसरे कॉन्टेक्ट आप छींकते हो तो ये सोशल एक्शन नहीं हुआ आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये तो इसी माध्यम से तो क्या करना चाहते हैं जो मैक्स वेबर करना चाहते हैं कि पॉजिटिविज्म एंड आइडियलिज्म को, इन दोनों को के माध्यम से ही जो है सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी मस्ट अंडरस्टैंड बोथ सब्जेक्टिव मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव पैटर्न, मतलब कुल मिला के सब्जेक्टिव जो है वो आप इंटरप्रिटेट करोगे और आप प्लस साथ में ऑब्जेक्टिव भी पैटर्न्स भी देखोगे। तो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, आपको उतना समझ में आया कि व्यक्ति द्वारा अपने कार्यों को दिए गए मीनिंग्स और अध्ययन करते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र को मानवीय क्रियाओं के अर्थ और सामाजिक परिणामों दोनों में समझाया जाता है। तो मानवीय क्रियाओं को के अर्थ में और सामाजिक परिणामों के दोनों में समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्षवाद और आदर्शवाद में क्या अंतर है, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था। ओके, अब मूविंग फर्दर,
फिर अब मैक्स वेबर ऑन थ्योरी एंड रिसर्च। अब इन्होंने बेसिकली बताया कि थ्योरी और रिसर्च में कैसे जो है वेबर के सिद्धांतों की दृष्टि मतलब क्या व्यूज़ रहे हैं उनके थ्योरी एंड रिसर्च पे। तो बेसिकली इन्होंने क्या है, इन्हें कहा कि जो वेबर ने सिर्फ जो सैद्धांतिक है ना एब्स्ट्रैक्ट विचार हैं उनके विरोधी थे जो एब्स्ट्रैक्ट विचार हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो थ्योरेटिकल आइडिया है ना वो सिर्फ किस पे होगा, आप एम्पेरिकल और हिस्टोरिकल रिसर्च के माध्यम से ही होगा, यानी कि अनुभवजन्य से और ऐतिहासिक अनुसंधान के पर आधारित ही होगा। आप ऐसे नहीं कि भाई किसी ने कुछ बोल दिया और हो गया, नहीं, उसकी जो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग है उसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी चाहिए हमें कि भाई एग्जैक्ट में ये चीज़ है। आपने सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग तो कर ली, अच्छा ये भी मतलब हो सकता है, ये अच्छा ये मतलब हो सकता है सब्जेक्टिव। अब इसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी बताओ कि इसको ये मापा भी तो जाए कि मतलब ये है एक्चुअल में कि नहीं है, बार बार वही रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल ही बिलीव दैट ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी इज क्वालिटेटिव डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट स्टडीड इन नेचुरल साइंस, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म स्टडीड इन लाइफ साइंस। तो उन्होंने यही बोला कि जो ये दोनों चीज़ें हैं, जैसे कि प्राकृतिक विज्ञान में अध्ययन किए जाने वाले भौतिक वस्तुओं से इससे भी अलग है। ठीक है, और दूसरा जैविक विज्ञान में अध्ययन के लिए किए जाने वाले जीवों की गुणात्मक रूप से इन दोनों चीज़ों से कौन कौन डिफर करता है, वो करता है जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट व्यूज़ हैं, जो हमारे रिसर्च और अनुसंधान की जो उनके कार्ल मार्क्स के व्यूज़ हैं। ठीक है, फिर आगे कार्ल मार्क्स जो है सोशियोलॉजी को समझाते हैं। उन्होंने बोला कि भाई जो सोशियोलॉजी है मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस है। अब सोशियोलॉजी इज साइंस विच अटेम्प्ट टू इंटरप्रिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। जैसे कि मैंने बताया, आप किसी के एक्शन को क्या करोगे, आप किसी के एक्शन को आप इंटरप्रिटेट करोगे। अब वो इंटरप्रिटेट करोगे तो वो सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, एंड ऑर्डर देयर बाय अराइव एट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स कॉज एंड इफेक्ट, कि उसका क्या कॉज था और उसका क्या इफेक्ट आया। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट को आप क्या करोगे, बताओगे। सो व्हाट डज इट ही मीन, कि वो क्या मानते थे, इसका क्या मतलब था कि इंटरप्रिटेट आप सोशल एक्शन करोगे बाय अंडरस्टैंडिंग द मिडल इंडिविजुअल गिव टू देम। जैसे किसी ने गुड मॉर्निंग बोला तो उसने उसका क्या मतलब दिया, वो एक्शन को, वो इंडिविजुअल के एक्शन को आपको समझना है। ठीक है, द गोल इज टू, और उनका गोल जो होना चाहिए कि क्या कॉज है क्या कॉन्सिक्वेंसेस विद सोशल कॉन्टेक्स्ट में। जैसे कि किसी ने किसी को गुड मॉर्निंग बोला एक इंडिविजुअल ने, और उसका क्या ये उन्होंने एक्शन करा, ये सोशल एक्शन है, अब उसका यहाँ पे क्या मतलब निकल के आ रहा है, क्या कॉज था और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो कॉज क्या हो गया भाई, ये एक हैबिट है, किसी रीज़न से उन्हें सुबह है तो गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं। ठीक, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि उन्होंने भी इसको क्या करा, गुड मॉर्निंग बोला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक सोशल एक्शन करा किसी इंडिविजुअल ने, उसके कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं ना कार्ल मार्क्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसका जो 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 है क्या, सोशल एक्शंस। तो सोशल एक्शंस मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये एक ह्यूमन का एक्शन है। ठीक है, और वो जो एक्शन है वो क्या क्या अपने साथ रखता है, वो कुछ मीनिंग रहेगा और किसी दूसरे आदमी की तरफ होगा। तो मतलब सोशल एक्शन वो होता है जो कोई ह्यूमन एक एक्शन कर रहा होता है, उसके साथ कोई भी एक मीनिंग अटैच होता है और किसी इंडिविजुअल किसी सामने वाले व्यक्ति के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि सामाजिक क्रिया वह है जिसमें व्यक्ति का कार्य अर्थपूर्ण हो और अन्य लोगों की ओर निर्देशित करता हो। ठीक है, अब वही जो ह्यूमन एक्शंस है, अब क्या करना है, सोशियोलॉजी का टास्क क्या है, समाजशास्त्र का टास्क क्या है, समाजशास्त्र को करना क्या है, उनको ये करना है कि जो भी वो एक्शन हुआ है ना उसकी उनको क्या देखनी है, उसकी उनको मीनिंग अंडरस्टैंड करनी है और उसको एनालाइज करना है। ठीक है, कि तो उससे क्या होगा कि हाउ शेप सोशल बिहेवियर एंड इंस्टीट्यूशन। तो उससे क्या होगा कि कैसे सोशल बिहेवियर जो है और उस इंस्टीट्यूशन वो कैसे जो है क्या हो रहा है, वो बन रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सोशल एक्शन था। अब सोशल एक्शन वो मेथड ऑफ एस्टेब्लिशिंग मीनिंग, अब वो जो सोशल एक्शन कर रहा है उसका मीनिंग कैसे आप जो है एस्टेब्लिश करोगे, कोई एक वे तो बताया होगा मैक्स वेबर ने। हाँ, तो उन्होंने कुछ वे बताया, उन्होंने कहा कि उसकी इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से करोगे, वर्स्टेहिन। तो ये भी ये एक जर्मन वर्ड है वर्स्टेहिन। ठीक है, यही इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग सेम इसका मतलब है। तो वेबर बिलीव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन अ सोशियोलॉजिस्ट मस्ट अनकवर द मीनिंग दैट इंडिविजुअल अटैच टू देयर बिहेवियर। मतलब बात वही है कि जो उसने सोशल एक्शन करा उसके मीनिंग को जो क्या करना है, अनकवर करना है, उसको उजागर करना है। तो कैसे करेंगे, तो उन्होंने बोला भाई पहले तो जैसे मैंने आपको बता दिया वर्सन इनका मतलब यही है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंड। ये कोर मेथड है इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी का। ठीक है, किसका, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र का। ये मुख्य एक विधि है, इसी की हम मदद से जो सब्जेक्टिव मीनिंग को, ठीक है, मानवीय क्रियाओं के पीछे छिपे अर्थों को हम समझते हैं। अब वो क्या है, पहले तो आप दोबारा से उसको क्या करो, जो सोशल एक्शंस होते हैं, ठीक है, उन सोशल एक्शंस को क्या करो, आप रिकंस्ट्रक्ट करो।
दोबारा से आप रिकंस्ट्रक्ट करो, दोबारा से बनाओ सोशल एक्शन को, ठीक है। जैसे रिक्रिएट द एक्टर्स चॉइस कंडीशंस एंड कॉन्स्टेंट, तो आप दोबारा से बनाओगे। अब वो सेम ही कंडीशंस में होना चाहिए, सेम वेवलेंथ पे होना चाहिए। ये नहीं कि आपने भाई कुछ तो अलग हुआ था वो सोशल एक्शन में, लेकिन आपने फॉर एग्जांपल हम गुड मॉर्निंग वाली एग्जांपल लेते हैं, तो उस बंदे ने कैसे बोला, किस वे में बोला, तो वो चीज़ें आपको पूरी बिल्कुल हूबहू रखनी पड़ेंगी। फिर मेंटेनिंग ऑब्जेक्टिविटी, आपको ऑब्जेक्टिविटी रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने किसी भी उस वे में बोल रहे हो, ठीक है, आप उससे जुड़ोगे नहीं, अटैच होके नहीं बोलोगे कि भाई हाँ उसने इस तरीके से बोला तो आप सेम ही तरीके से बोलोगे, अपनी कुछ आउटपुट या कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट उस चीज़ में नहीं दिखाओगे, एज इट इज़ होगा बिल्कुल, जैसे डिट्टो कहते हैं। डायरेक्ट इंटरेक्शन, अब ये डायरेक्ट इंटरेक्शन इंडिविजुअल और जो इन्वेस्टिगेटर है, ठीक है, उन दोनों को क्या करना चाहिए, उन दोनों को बेसिकली क्या करनी, कन्वर्स डायरेक्टली विद द एक्टर एंड यूज़ प्राइमरी डाटा टू कंफर्म द मीनिंग, और पहला वाला डाटा जो प्राइमरी डाटा है वो आप रखोगे, उससे कंफर्म करोगे। तो यही सारे स्टेप्स हैं टू मैक्सिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ द सोशल एक्शन। तो इसी से आप जो है मीनिंग को डेवलप कर लोगे। बोलो इतना समझ में आया? नहीं तो मैं एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले आपने क्या करा, रिक्रिएट करा, उस रिक्रिएट में आप क्या करोगे, दूसरा उसमें आप दूसरा करोगे कि वहाँ पे जो सेम वेवलेंथ और ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखोगे। किस चीज़ का ध्यान रखोगे, सेम वेवलेंथ का, कि उसी वे में हो रहा है। फिर से ऑब्जेक्टिविटी का भी ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो कन्वर्सेशन हो रहा है, ठीक है, शोधकर्ता को अभिनेता से सीधा कन्वर्सेशन करना चाहिए और प्राथमिक स्रोतों सोर्स को डेटा एकत्र करना चाहिए। तो जो भी डेटा निकल के आ रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, वो चीज़ आपको एक इकट्ठी करनी चाहिए। और जो प्राइमरी निकल के आया था, जो किसी इंडिविजुअल ने जो एक्शन परफॉर्म करा था, उससे उसको डिस्कस करना चाहिए। और फिर ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग ही देते हैं और उसके कारण क्या क्या होते हैं। इतना समझ में आया? अब टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू फॉर्म ऑफ वर्सिटीन होते हैं। अब दो फॉर्म ऑफ वर्सिटीन होते हैं कि आप भाई दो तरीके से कैसे समझ सकते हो। तो एक तो पहला आप समझ सकते हो कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंडिंग से और एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग से, मतलब प्रत्यक्ष अवलोकन नात्मक समझ होनी चाहिए, व्याख्यात्मक समझ होनी चाहिए, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि आपसे बाहर बैठे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो एक्टर के बिहेवियर को डायरेक्टली। एग्जांपल जैसे सीइंग समवन क्राइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर सैड। ये समझ में आया कि जैसे आप कहीं बैठे हो, किसी और को देख रहे हो, तो उससे क्या लग रहा है आपको, और आप देख रहे हो कि हाँ भाई वो रो रहा है, तो क्यों रो रहा है, ठीक है। फिर उससे आप समझने की कोशिश करते हो कि अच्छा वो दुखी है, इस वजह से रो रहा है। और एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग में होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर है, जैसे कोई रिसर्चर, वो इंटरप्रेट कर रहा है मीनिंग बाय एनालाइजिंग द कॉन्टेक्स्ट, मोटिव एंड सिचुएशन कॉन्स्टेंट। मतलब वो इस तरीके से कर रहा है कि जब शोधकर्ता परिस्थितियों, उद्देश्य और सीमाओं का विश्लेषण करके अर्थ निकालता है। आप उसमें इन्वॉल्व हो गए, सारी चीज़ें पता लग गई कि उसको जैसे वो कोई सामने बैठ के रो रहा है तो वाई ही और शी वॉज क्राइंग, तो वो उसका पूरा पीछे का रीज़न जानने का, पूरा इंटरप्रेटेट करेगा सारी चीज़ें, देन वो बताएगा। ये समझना कि व्यक्ति क्यों दुखी है, शायद किसी हानि या असफलता से के कारण दुखी हो सकता है, ठीक है। या तो वो मे बी एग्ज़ाम में फेल हो गया हो, कोई उसे लॉसेस हुए हों या फेल्यूर हुआ हो, ठीक है, या कोई लॉस हुआ हो, तो इसकी वजह से हो सकता है वो रो रहा है। तो मतलब पूरी एक एक्सप्लेन करके अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, समझ के कि भाई क्यों रो रहा है। तो कौन कौन से हो गए, एक तो डायरेक्ट हो गया और एक हो गया कौन सा, एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग। तो ये दो तरीके से आपको समझने की आवश्यकता है। फिर आते हैं कैजुअल प्लूरलिस्ट मेथड्स। ठीक, इसमें क्या होता है, वेबर रिजेक्ट मोनो कैजुअल सिंगल कॉज एक्सप्लेनेशन, ही proposes social phenomena have multiple causes, plural casualties. His approach is called probabilistic approach, focusing of identifying probable and interrelated factor rather than one absolute cause. The aim is to understand how different factors combine and influence सोशल एक्शंस। तो वो सोशल एक्शंस कैसे आते हैं, तो मतलब कुल मिला के बहुकारणात्मक विधि होती है कि इसमें जो है मैक्स वेबर बिलीव करते हैं कैजुअल प्लूरलिस्टिक मेथड होता है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है, जिसमें क्या होता है किसी भी सोशल एक्शन से ने क्या है कि उसकी एक सिंगल जो है इंटरप्रिटेशन नहीं हो सकती, वो सब्जेक्ट होती हैं और उसके कई सारे क्या हो सकते हैं, वेज हो सकते हैं उसको जो इंटरप्रिटेशंस होते हैं। तो वही यहाँ पे मैक्स वेबर कहना चाहते हैं, ठीक है। वेबर ने एक ही कारण मोनो कैजुअल से सबको समझने की धारणा को अस्वीकार किया, कि मतलब एक ही धारणा से नहीं समझ सकते। उनका मानना था कि आप सामाजिक घटनाओं के कारण अनेक मल्टीपल प्लूरल हो सकते हैं। उनके बहुत सारे ऐसे मानना था कि जो घटनाओं के अनेक एक मल्टीपल कारण हो सकते हैं जिसे आपको समझने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से संभावात्मक पद्धति प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच कहा जाता है इसको। उद्देश्य यह है कि संभावित और परस्पर जुड़े कारणों की पहचान की जाए, ना कि केवल एक ही कारण का जोड़ दिया जाए। इतना समझ में आया? उसके बाद आइडियल टाइप आता है। तो आइडियल टाइप फिर उन्होंने क्या कहा कि वो आइडियल टाइप इसलिए आया रीज़न में
वर्स्टहिन जो कॉन्सेप्ट था उन्हें लगता था कि ये सिर्फ अकेला मतलब क्या है, अकेला प्रयोग में नहीं ला सकते, इनके लिए विधि में आइडियल टाइप जैसी चीज़ों को जोड़ना ही चाहिए। वर्सिटी अलोंग इज नॉट सफिशिएंट, इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय अदर मेथड्स लाइक आइडियल टाइप। तो आइडियल टाइप क्या है? आइडियल टाइप एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल क्रिएटेड बाय सोशियोलॉजी टू आइडेंटिफाई पैटर्न एंड रेगुलरिटीज इन सोशल लाइफ। मतलब इसमें क्या है कि जैसे जो समाजशास्त्री होता है ना, वो सामाजिक जीवन में एक रेगुलरिटीज को पहचानने के लिए ये उपयोग करता है। ये पूर्णतः परफेक्शन का विचार नहीं देता, बल्कि सामान्यता समझने वाले अर्थों को स्पष्ट करता है। ठीक है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द परफेक्शन बट इट सिंप्लीफाई हाईलाइट द एसेंशियल कॉमनली अंडरस्टूड फीचर्स ऑफ द सोशल फिनोमिना। आइडियल टाइप भी मतलब हेल्प करता है कि आपको रियल सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हो कॉन्सेप्चुअल मॉडल टू इंटरप्रेट द मीनिंग एक्यूरेटली अटैच टू द सोशल एक्शंस। कि मतलब मानो कि कोई भी सोशल एक्शन है, आपने उसको पढ़ा, आपने 4 वर्स 10 के जो इंटरप्रेटिव अंडरस्टैंडिंग के आपने जो भी मेथड बताया वो लगा दिए, बट उससे भी वो परफेक्शन नहीं है। आपको पहले एक आइडियल टाइप बनाना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई जा रहा है, ठीक है, अब उसने बंदे ने जाके किसी बंदे को वो फॉर एग्जांपल जो वो ही और शी वॉज क्राइंग ऑन द सिटिंग ऑन द बेंच, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था, तो वो जो रो रही है तो उसका रोने का कारण क्या है या रोने का कारण क्या है उस लड़के का, तो वो आपने पहले तो एक्सप्लेनेटरी कर लिया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी कर लिया, आपको समझ में आ गया। अब पहले आप आइडियल टाइप बनाओगे कि उसका कि क्या है, क्यों है, किस लिए, फिर उससे आप रिलेट कर सकते हो, अच्छा तो ये कारण भी हो सकते हैं। तो मतलब उससे क्या हो गया, आप मल्टीपल अप्रोच हमारे हो, प्लूरल चीज़ें हो रही हैं। फिर क्या होगा, एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन वेबर यूज आइडियल टाइप टू क्लासिफाई 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। तो उन्होंने क्या करा कि यह वास्तविक स्थिति की तुलना वैचारिक मॉडल से करने की मदद करना है ताकि अर्थों को सही ढंग से समझा सके। सबसे उच्च स्तर पर वेबर ने 4 आदर्श प्रकार विकसित करे और उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट आइडियल टाइप्स भी दिए कार्ल मार्क्स ने। तो आपको इतना समझ में आया कि आपको आइडियल टाइप ये एक मानसिक जो है निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें क्या करता है कि कोई भी जो सोशोलॉजिस्ट होगा ना, वो आइडेंटिफाई करेगा, एक सर्टेन आइडेंटिफाई पैटर्न करेगा, या जो भी सोशल लाइफ में रेगुलेटरीज आती हैं उनको जानने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब जो उन्होंने 4 जो सोशल एक्शन के मूल रूप माने जाते हैं, जो टाइप ऑफ सोशल एक्शन, तो उन्होंने जो दिए वो कौन कौन से थे। पहला तो था इंस्ट्रूमेंटल, वैल्यू रेशनल, अफेक्टिव एंड ट्रेडिशनल। ठीक है, अब मैं बात करूं अगर इसकी इंस्ट्रूमेंटल वाले की, इंस्ट्रूमेंटल तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो एक्शन है वो एक्शन कैसे होगा, वो एक्शन होगा कि जो एक स्पेसिफिक जो है हमें स्पेसिफिक हम जो है वो क्या करते हैं, गोल अचीव करते हैं। ठीक है, वो गोल अचीव करते हैं या कोई पर्पस होता है उसका। ठीक है, तो तब वो हम एक्शन करते हैं। जैसे कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं क्लास में मार्क्स लाने के लिए, तो वो हमारा गोल ओरिएंटेड हो गया ना, उद्देश्य युक्त हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया। ठीक है, फिर आता है मूल युक्त, वैल्यू रेशनल। अब वैल्यू रेशनल हम क्यों करते हैं, वैल्यू रेशनल हम इसलिए करते हैं कि हमें कोई भी हम किसी जो हमारा एक्शन होता है वो ड्रिवन होता है किससे, किसी भी वैल्यू से या फिर बिलीफ से। ठीक है, बट वो पर्सनल गेन के लिए नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे मैंने पैसे दान कर दिए, मैं किसी गरीब को खाना खिला रहा हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, वैल्यू रेशनल एक्शन हो गया। फिर कुछ एक्शंस होते हैं जैसे मेरे अफेक्टिव एक्शंस होते हैं। ठीक है, अब ये मेरा अफेक्टिव एक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ये मैं किसी चीज़ से गाइड कर रहा हूँ। गाइड किस चीज़ से कर रहा हूँ, या तो मेरे इमोशंस इसमें जुड़े होंगे या मेरी फीलिंग्स जुड़ी होंगी। ठीक है, तो मैं वो वैसे सोशल एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ। जैसे मैं अपने दोस्त को गले लगा रहा हूँ, ठीक है, खुशी में, तो ये मैं क्या, मेरा क्या हुआ, इमोशन और वैल्यू इफेक्टिव ही तो हुआ, सॉरी वैल्यू मतलब अफेक्टिव एक्शन ही तो हुआ। ठीक है, फिर परंपरागत ट्रेडिशनल एक्शन होता है। ट्रेडिशनल एक्शन बेसिकली होता है कि जो आपकी हैबिट्स होती हैं, जो कस्टम्स होते हैं, तो उस पर आप जो है एक्शंस करते हो। ठीक है, जैसे कि मैं किसी को गुड मॉर्निंग विश कर रहा हूँ एवरी डे। ठीक है, अब टीचर्स की जो हमें टीचर्स अपने स्कूल्स में टाइम में हैबिट हमारी डलवाई है। ठीक है, बड़ों के पैर छूना त्यौहार पे, फेस्टिव सीजन पे, तो ये क्या हुआ, ये हमारे ट्रेडिशनल एक्शंस है। तो आपको ये 4 सोशल एक्शंस जो टाइप थे आपको समझ में आ गए होंगे, जो किसने, मैक्स वेबर ने दिए थे अपने किस पे, आइडियल टाइप को समझने के लिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो सोशल एक्शंस की यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दी, उनके 4 टाइप के एक्शंस हो गए। ठीक है, ये मैं आपको PDF टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ये आप पढ़ लेना, मैं बहुत ही सिंपल में आपको समझा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कहीं ना कहीं मेजर फॉलोइंग और इन सब में क्या होता है, वो आ जाते हैं, MCQs आ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे जो गोल ओरिएंटेड था, ठीक है, ठीक है, तो उसको जैसे इंस्ट्रूमेंटल रेशनल एक्शन था, तो उसमें हमने जैक रैशनल भी बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि भाई बिजनेस इन्वेस्टिंग स्टेट टू अर्न प्रॉफिट। मतलब जैसे ग्रेड वाला एग्जांपल बताया था, आप क्लास में हो, आप पढ़ इसलिए रहे हो ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए, इसलिए बिजनेस में अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो ये भी चीज़ मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, फिर मैंने अभी वैल्यू रेशनल भी बता दिया था, जिससे वर्ड ट्रेडिशनल भी कहते हैं। वैल्यू रेशनल में किसी आपकी वैल्यू जो है वो अटैच रहेगी, उसके आधार पे आप सोशल एक्शन करते हो, जैसे कि चैरिटी में दान कर देना। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं।
अब इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी वास्तविक सामाजिक क्रिया की तुलना में 4 आदर्श आइडियल टाइप से ही की जा सकती है। तो इन्हीं 4 वेज से ही जो है आप क्या कर सकते हो, किसी के सोशल एक्शंस को समझ सकते हो। अ सिंगल एक्शन में इंक्लूड एलिमेंट्स ऑफ मल्टीपल टाइप्स, आइडियल टाइप सर्व एज अ कॉन्सेप्चुअल मॉडल दैट हेल्प्स रिसर्चर सेव टाइम, प्रोवाइड एन एनालिटिकल चैरिटी। तो मतलब ये आपको बहुत सारा समय बताता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनालिटिकल क्लैरिटी भी देता है कि हाँ चीज़ ये भी हो सकती थी और ये भी चीज़ हो सकती थी। ठीक है, फिर आगे हम पढ़ेंगे वेबर्स के व्यू ऑन रेगुलरिटीज़ इन सोसाइटी। फिर आगे थोड़ा सा और बचा है हमारा जो है मैक्स वेबर का, जिसमें प्रोटेस्टेंट एथिक्स है, ब्यूरोक्रेसी है। ठीक है, ये 2-3 टॉपिक्स हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। सो आई एम डन विद दिस टुडेज लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई भी क्वेरी तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस।